हेलो स्टूडेंट्स, तो 27 तारीख को क्लास 10th के साइंस का बोर्ड एग्जाम होने वाला है। इस बोर्ड एग्जाम के अंदर आपको अपनी कॉपी किस तरीके से लिखनी है उसके बारे में हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे किस तरह से हमारी कॉपी की प्रेजेंटेशन होनी चाहिए ताकि हमारे जो फालतू के मार्क्स कट जाते हैं वो ना कटे। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको अपनी कॉपी को अट्रैक्टिव बनाना है, किन किन पॉइंट पर ध्यान देना है, कौन सी गलतियां नहीं करनी है, क्या क्या करना है आपको, ताकि आपकी जो कॉपी है उसकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी हो और जब एग्जामिनर चेक करे तो वो उसको देखकर खुश हो जाए और आपके फालतू के मार्क्स वहां पर ना कटे, जितना आपने लिखा है मार्क्स आपको मिले। और अगर आपकी कॉपी बहुत अच्छी लिखी होती है तो कई बार आपके जो कुछ बेकार से आंसर भी लिखे होते हैं, यानी ज्यादा अच्छे नहीं लिख पाए होते हो, वहां भी आपको अच्छे खासे मार्क्स मिल जाते हैं, क्योंकि एग्जामिनर पहले से ही माइंड मेकअप कर चुका होता है कि इस बच्चे ने कॉपी को बहुत ही अच्छे फॉर्मेट में लिखा है और अच्छे तरीके से लिखा है, तो इसकी गलतियां कम ही होंगी। पहला पॉइंट हमारे पास आता है क्वेश्चन वाइज टाइम डिवीजन। अब ये क्वेश्चन वाइज टाइम डिवीजन आपको घर से ही करके जाना है। इसके लिए आप लोग क्या करेंगे, एक सैंपल पेपर को उठा लेंगे, उसके अंदर आपको पता है कितने एमसीक्यूज आ रहे हैं, आपको पता है कितने शॉर्ट आ रहे हैं, आपको पता है कितने लॉन्ग आ रहे हैं। अब उनके हिसाब से आपको टाइम डिवाइड कर लेना है कि किसको कितना टाइम देना है। अब इससे आपका फायदा ये होगा कि आप जब एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर बैठे होंगे आपको पता होगा किस क्वेश्चन को मुझे कितना टाइम देना है। पहले घंटे में मैं कितने क्वेश्चन कर रहा हूं, दूसरे घंटे मैंने कितने क्वेश्चन करने होंगे, तीसरे घंटे के अंदर मैं कितने क्वेश्चन कर लूंगा। अब इसको आप करेंगे कैसे, एक सैंपल पेपर उठाइए, उसमें एमसीक्यूज शॉर्ट और लॉन्ग दे रखे हैं, सबके हिसाब से टाइम डिवाइड कर लीजिए कि लॉन्ग को इतना दूंगा, शॉर्ट को इतना दूंगा, एमसीक्यूज को इतना टाइम दूंगा। टाइम आपका बन गया। अब टाइम को इस तरह से डिवाइड करना है कि आपको उसके अंदर से 20 से 15 मिनट बचाकर रखने हैं। अब 20 से 15 मिनट बचाने का मतलब ये हो गया, अगर 3 घंटे का पेपर है तो उस पेपर को आप लोग 2 घंटे 40 मिनट के अंदर कंप्लीट करें और बचे हुए 20 मिनट के अंदर आप लोग करेंगे कॉपी को रीचेक, ताकि अगर आपकी कोई गलती हो गई है तो उसको आप लोग ठीक कर लें और आपका अगर कोई क्वेश्चन छूट गया है तो उसको भी आप लोग अगले 20 मिनट के अंदर कर लें। अगला पॉइंट हमारे पास आता है साफ और स्पष्ट हैंडराइटिंग। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। क्यों? क्योंकि आपकी अगर हैंडराइटिंग साफ नहीं है तो आपने जो लिखा है वो बहुत ही वाहियात लगेगा। जैसे कई बार बच्चे ऐसा लिखते हैं कि खुद का लिखा हुआ ही उन्हें अच्छा नहीं लगता है, तो सोचो वो एग्जामिनर को कैसे अच्छा लगेगा। तो आपको अपनी हैंडराइटिंग बहुत ही साफ रखनी है, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखना है, छोटा छोटा नहीं लिखना है। दूसरी बात, हैंडराइटिंग को थोड़ा सा सही करने का तरीका मैं ये बता सकता हूं कि जब आप एक वर्ड लिखते हैं उसके बाद जब दूसरा वर्ड लिखते हैं तो उसके बीच में जो स्पेस होता है वो आपके पेन की थिकनेस के बराबर होना चाहिए। जैसे एक लेटर लिखा है, दूसरा लेटर लिखोगे तो उसके बीच का जो ये स्पेस है वो आपके पेन की थिकनेस के बराबर होना चाहिए। अब ये नापना नहीं है आपको हर बार पेन से नापने लगो, बस एक अंदाजे के साथ आपको उसी के तरीके से चलते हुए जाना है। अगला पॉइंट हमारे पास आता है साफ और स्वच्छ आंसर शीट। यानी जो आंसर्स आप लोग लिख रहे हैं बहुत ही साफ सुथरे होने चाहिए। जो आपने डायग्राम्स बनाए हैं, जो आपने रिएक्शन लिखी है, जो न्यूमेरिकल करा है, वो बहुत साफ होने चाहिए, वो गंदे नहीं लगने चाहिए। मान लो जैसे बहुत ही गंदा डायग्राम बना दोगे, बेकार लगेगा, समझ में नहीं आएगा, मार्क्स आपके कटने के चांसेस होंगे। मान लो अगर आप लोग क्वेश्चन कर रहे हो, क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है, आपको पता चलता है कि क्वेश्चन गलत है, आप लोग काटने जाते हो और ज्यादातर बच्चे जो उसको काटते हैं, काटने का तरीका ये होता है उठाते हैं पेन और उसको पूरा रंगना शुरू कर देते हैं। बहुत ही गलत तरीका होता है और बहुत ही वाहियात लगता है। तो आपको समझना है कि इस तरीके से आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको अगर कोई क्वेश्चन का आंसर काटना है तो आप सिर्फ 2 लाइन ड्रॉ कर दो या एक सिंपल सी लाइन ड्रॉ कर दो, उसी से ही वो काटा हुआ माना जाएगा और बहुत ही सही तरीका होता है। उससे वो कॉपी गंदी नहीं लगती है, तो एग्जामिनर के सामने उसकी जो प्रेजेंटेशन होती है वो गंदी नहीं होती है, साफ सुथरी कॉपी लगेगी आंसर काटने के बाद भी। और कोशिश करनी है कि आपके आंसर फालतू में इतने ज्यादा ना काटे जाएं। अगला पॉइंट हमारे पास आता है हेडिंग्स में आंसर देनी है। यानी जिन भी आंसर्स के अंदर आपकी पॉसिबल होती है कि हेडिंग बन जाएगी, आपको उसमें हेडिंग बनाकर आंसर जरूर देनी है। और लॉन्ग आंसर के अंदर आपकी हेडिंग जरूर बननी चाहिए ताकि आपको स्टेप वाइज मार्किंग में फायदा मिले। स्टेप वाइज मार्किंग में ये होता है कि जहां तक कि आपकी हेडिंग ठीक है वहां तक आपको स्टेप्स के मार्क्स मिल जाते हैं और अगर कोई गलत है तो वहां मार्क्स नहीं मिलेंगे। और वहीं आपने पूरा एक साथ लिख रखा है तो चांसेस होते हैं कि वहां पर आपके बहुत ज्यादा मार्क्स कट रहे होते हैं और कटते ही हैं वो फेवर में आपके नहीं जाता कि आप सोचो कि यार छुपा के लिखूंगा, ये हेडिंग पता नहीं चलेगी और मुझे मार्क्स मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होगा, वो काट ही देगा। ठीक है, अब यहां पर आपको करना कैसे, जैसे मान लो मानव का पाचन तंत्र लिख रहे हो तो इसके अंदर बहुत सारी हेडिंग आती है। मुख आता है, मुख आता है, ग्रासनली आती है, आमाशय आता है, छोटी आंत आती है, गृहिणी आती है, फिर बड़ी आंत आती है। तो इस तरीके से उसके अंदर लिखते हुए जाओगे और साथ में जब इनके एंजाइम की बात कर रहे होते हो आप लोग आमाशय के अंदर, छोटी आंत के अंदर, तो उसकी भी छोटी छोटी हेडिंग उसी के अंदर आपको बना देनी है। यानी हर नई लाइन से लिखना है, बीच में उसको लिखते हुए नहीं जाओगे। तो हेडिंग्स पर बहुत ध्यान देना है। अगर आप लोग हेडिंग्स में लिखोगे कॉपी अट्रैक्टिव लगती है, स्टेप्स में लगती है, पढ़ना आसान होता है, समझना आसान होता है और मार्क्स आपको अच्छे मिलते हैं। अगले पॉइंट पर चलते हैं। उसमें पूछा गया कि जितना पूछा जाता है उतना ही आंसर आपको देना है। कई बार बच्चे क्या करते हैं, 2 नंबर का क्वेश्चन होता है, बहुत अच्छे से आता है तो उसके अंदर 4 या 5 नंबर तक का वो लपेट देते हैं, लेकिन आपको मार्क्स तो 2 ही मिलने हैं। तो जितनी बात आपसे पूछी गई है उतनी आपको लिखनी है। कई बार 2 नंबर का क्वेश्चन होता है, आप लोग माइंड मेकअप करके जाते हो कि मैं लिखूंगा 4-5 लाइन का, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर उसने बात पूछी, जैसे मान लो उसने पूछा कि मिसेल क्या होता है, तो मिसेल संरचना के बारे में आपको पूरा लिखना पड़ेगा। आप उसके अंदर से कटिंग नहीं कर सकते हैं, आपको 2 नंबर में ही बताना पड़ेगा कि मिसेल संरचना क्या होती है। तो आपको यह बात समझ में आनी चाहिए किस तरह से आपको अपने आंसर देनी है। यानी जितना आपसे पूछा गया है उतना आपको बताना जरूर है, लेकिन उससे ज्यादा नहीं बताना है और कम भी नहीं बताना है। अगर
6 नंबर का क्वेश्चन है, उसके अंदर आप 2 या 3 नंबर का बताओगे और उम्मीद रखोगे 6 मिल जाए, नहीं मिलने वाले हैं। जो बात पूछी है उसको अच्छे से और डिटेल में बताना है। अगला पॉइंट हमारे पास आता है इंपॉर्टेंट टर्म्स को अंडरलाइन करना है। अब आप लोग कोई आंसर लिख रहे हो, उस आंसर के बीच में कोई इंपॉर्टेंट टर्म्स आ जाती है, इंपॉर्टेंट वर्ड आ जाते हैं। मान लो जैसे कोई आंसर लिखते जा रहे हो ना, उसके बीच में कुछ ऐसे वर्ड आ जाते हैं, कुछ शब्द आ जाते हैं जिनको आप लोग को लगता है कि हाँ ये थोड़ा सा अलग है ना, इसको अंडरलाइन कर सकते हैं। जैसे पूरी डेफिनेशन लिखते हुए या किसी के बारे में अच्छे से डिस्क्राइब करते हुए कोई वर्ड आ जाता है। जैसे मान लो आप लोग पाचन तंत्र वाले एग्जांपल ले लेते हैं, तो पाचन तंत्र के बारे में लिखोगे कि आमाशय में खाना या छोटी आंत में खाना इस तरह से आगे बढ़ता है। तो जो आगे बढ़ने का जो घटना होती है, आगे बढ़ने का जो प्रोसेस होता है, उसको हम बोलते हैं क्रमांकुचन। तो आपको वहीं पर क्रमांकुचन को अंडरलाइन कर देना है। अब अंडरलाइन करने के लिए आपको दूसरा पेन यूज नहीं करना है, जिस ब्लू पेन से आप लोग अपना आंसर दे रहे हो उसी से अंडरलाइन कर देना है, वरना टाइम जाएगा आपका पेन चेंज करने में। एग्जामिनर देखेगा तो उसको समझ में आएगा कि इस बच्चे को पता है कि इंपॉर्टेंट चीज क्या है, किस चीज का प्रेजेंटेशन करना है, कौन सी चीज मुझे दिखानी है। और जब वो देखेगा उसको समझ में आएगा कि हाँ बच्चा पढ़ के आया, इसको पता है कि ये पॉइंट जो है वो इंपॉर्टेंट है और वो उसने दिखाया भी है। तो जब ये चीजें हाईलाइट होती हैं, अंडरलाइन होती हैं, तो अच्छे से दिखाई देती हैं, तो एग्जामिनर को समझ में आ जाता है कि हाँ भाई बच्चे ने जो आंसर दिए वो अच्छे दिए हैं और इसके पास नॉलेज है। ऐसा नहीं है कि कहीं से छाप के लिख रहा है या सिर्फ इसने रट्टा मारा है। अगला पॉइंट हमारे पास आता है पेंसिल से ही चित्र बनाने हैं। चाहे आपका फिजिक्स का चित्र हो, चाहे वो केमिस्ट्री का हो, चाहे बायोलॉजी का, आपको सारे चित्र पेंसिल से ही बनाने हैं। अब पेंसिल से बनाने के यहाँ पे 2 फायदे होते हैं। सबसे पहली बात, अगर आपका चित्र गलत हो जाता है तो आप लोग उसे मिटा के ठीक कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर मान लो आप लोग लेवलिंग कर रहे हैं, लेवलिंग का मतलब नामांकित चित्र। अगला पॉइंट है ना, चित्र स्वच्छ और नामांकित होना चाहिए। तो जो आप लोग चित्र बनाएंगे वो स्वच्छ होना चाहिए, साफ सुथरा, देखने में अच्छा लगे, ठीक ठाक बड़ा हो। उसके बाद उसका नाम भी लिखना होगा कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या चीजें हैं, उन सभी के नाम वहां पर आपको लिखने पड़ेंगे। जैसे हृदय की संरचना बना रहे हो तो सबसे पहले आप लोग करोगे क्या, मान लो आपने हृदय बना दिया, मतलब ऐसे नहीं बनाना है, ठीक है, ध्यान रखना। नीचे लिखोगे हृदय की संरचना, ठीक है। यहां पर तो मेन नाम लिखोगे, चित्र का नाम क्या है, हृदय की संरचना। इसको आप लोग चाहो तो ऊपर भी लिख सकते हो, हृदय की संरचना। फिर इसके पार्ट के बारे में लिखोगे कि अलिंद कौन सा है, निलय कौन से हैं, उनके बारे में लिखोगे। तो अगर आप लोग का कोई गलत हो जाता है और आपने पेंसिल से लिखा है तो आप लोग उसे मिटाकर ठीक कर सकते हो। अगर पेन से लिखोगे तो वो गलत हो जाएगा। इसी तरीके से अगर पेन से चित्र बनाओगे तो एक बार गलत हो गया तो आपको काटना पड़ेगा, कॉपी फिर से आपकी गंदी हो जाएगी। अब कई बच्चे कहेंगे नहीं यार मैं तो पेन से भी बना लूंगा, लेकिन आपको समझना है कि वहां पर आपको दे रखा होता है, निर्देश दिए होते हैं कि आपको जितने भी चित्र होते हैं वो पेंसिल से ही बनाने होते हैं, तो पेन का यूज नहीं करना है, आपका ही फायदा है, इस बात को आपको समझना है। चित्र स्वच्छ होना चाहिए, ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, ज्यादा छोटा भी नहीं होना चाहिए। आर्ट कंपटीशन नहीं करना है कि बहुत ज्यादा टाइम देने लगो, इतना बनाना है कि सामने एग्जामिनर को समझ में आ जाए जो आप चित्र के साथ में बताना चाह रहे हो। तो बात समझिए, यहाँ पे आर्ट कंपटीशन नहीं है कि शेडिंग करने लगो या उसको बहुत ही अच्छा बनाने लगो, तो ऐसा आपको नहीं करना है। आपको एक बायोलॉजी के स्टूडेंट की तरह एक समझने लायक चित्र बनाना है, जो बात आपको पहुंचानी है वो बात बस आपकी वहां तक पहुंच रही हो। कुछ दिन आपके पास अभी है तो आप लोग घर पे अपने जो जितने भी चित्र हैं ना, जो इंपॉर्टेंट फिगर्स हैं, उनकी प्रैक्टिस जरूर करके जाएं, ताकि जब आप लोग बना रहे हो बिना देखे तो आपकी चीजें गलत नहीं हो रही हो, जो आपके जितनी भी चीजें उसके बारे में लिखनी होती हैं वो सभी आप लोग वहां पर लिख रहे हो। अगला पॉइंट हमारे पास आता है कि जो क्वेश्चन आपको आते हैं वो क्वेश्चन आपको पहले करने हैं। ये बात आप लोग सभी जानते होंगे कि जो क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से आते हैं उन्हें पहले करना चाहिए। रीजन क्या है कि अगर आपने पहले कोई गलत क्वेश्चन कर दिया या आपको जो अच्छे से नहीं आता उसका आंसर आपने ज्यादा अच्छा नहीं लिख पाए हो, तो प्रॉब्लम ये होगी कि जैसे एग्जामिनर कॉपी को खोलेगा उसके पास जाएगा एक गलत इंप्रेशन कि हाँ यार बच्चे को ज्यादा अच्छे क्वेश्चन आते नहीं है। मान लो 2-3 क्वेश्चन आपके शुरू गलत हो गए, एक क्वेश्चन गलत हो गया, तो भाई है ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो यहां पर आपको समझना है कि आपको पहले जो आंसर देने हैं वो अच्छे वाले देने हैं। अब जैसे ही कॉपी खोलेगा एग्जामिनर, उसको अच्छे आंसर मिलेंगे, वो समझ जाएगा यार बच्चा मेहनती है, बच्चे ने अच्छे से क्वेश्चन लिखे हैं, तो मार्किंग करना शुरू करेगा और अच्छे से मार्क्स देता जाएगा। बीच में मान लो कोई आ जाता है बेकार क्वेश्चन, या लास्ट में कोई मिलता है आपका 4 नंबर का क्वेश्चन था, आपने लिख पाए 2 या 3 नंबर का, तो वो आपको उसके मार्क्स भी दे देगा। अगला पॉइंट हमारे पास आता है रीचेक योर आंसर शीट। जैसे मैंने बताया कि आपको 20 मिनट 15 मिनट बचाकर चलने हैं ताकि लास्ट में अपनी आंसर शीट को आप लोग रीचेक कर सकें। तो वही काम यहां पर आपको करना है, जो आपने आंसर शीट पूरी लिख दी है अब उसको करोगे एक बार चेक कि आपने कोई क्वेश्चन छोड़ तो नहीं दिया है और कोई आंसर आपने गलत तो नहीं किया है। अगर आपने कोई क्वेश्चन छोड़ दिया है तो उसको आप लोग 20 मिनट के अंदर दोबारा कर सकते हो, अगर कहीं गलत किया है तो उसको सुधार सकते हो। अब बात करते हैं आपको रिएक्शन कैसे लिखनी है। तो जैसे मैंने यहाँ पर एक रिएक्शन लिख रखी है और ज्यादातर बच्चे इसी तरीके से कोई भी रिएक्शन लिखते हैं और वो सोचते हैं कि उन्होंने रिएक्शन पूरी लिख दी और अब ठीक है उनको मार्क्स मिल जाने चाहिए, पर ऐसा नहीं होता है। अब रिएक्शन लिखने का सही तरीका क्या होता है, आपने अभिकारकों को दिखा दिया अभिक्रिया करते हुए, जो बने हैं उसको दिखा दिया अभिक्रिया करते हुए। अब यहाँ पर 2 चीजें ध्यान रखनी है। पहला कि आपको अभिकारकों और उत्पादों के नाम यहाँ पर लिखने पड़ेंगे, इसका नाम यहाँ पर लिखना पड़ेगा, इसका नाम यहाँ पर लिखना पड़ेगा, इसका भी नाम लिखोगे, इसका भी नाम लिखोगे, तब जाकर रिएक्शन पूरी मानी जाएगी। अब ऐसा करते हो तो इंप्रेशन अच्छा जाता है और मार्क्स आपको पूरे मिलते हैं। अदरवाइज अगर आप लोग नाम नहीं लिखते हो तो ऐसा लगेगा कि जैसे आपने कहीं से चीट कर लिए और आपको पता नहीं है कि ये चीजें हैं क्या।
ठीक है। आपको अगर ध्यान नहीं आ रहा है तब आप छोड़ना, लेकिन आपको अगर पता है तो आप उनके नाम नीचे लिखें जरूर। इसके साथ ही अगर हम लोग अलग अलग रिएक्शन को देखते हैं तो वहां पर हमारे पास उत्प्रेरक लिए होते हैं या टेम्परेचर लिया होता है, तो उसको एरो के ऊपर लिखना होता है। तो ये बात भी आप लोग जरूर दिखाएं कि जो आपने उत्प्रेरक लिखी है या कुछ भी चीज आपने टेम्परेचर लिया तो उसको आप लोग यहाँ पर लिख जरूर रहे हो। तो फिलहाल जिस रिएक्शन के अंदर होता है उसी रिएक्शन में आपको लिखना होता है कि टेम्परेचर कितना है। टेम्परेचर आपको ध्यान नहीं रहता है, ध्यान रखना, टेम्परेचर आपको ध्यान नहीं रहता है तो आप सिंपल सा डेल्टा बना देना। वहां पर डेल्टा का मतलब ही होता है गर्म करना। अगर आपको एग्जैक्ट टेम्परेचर ध्यान नहीं है तो आप डेल्टा बना दोगे, आपका काम हो जाएगा। या कोई उत्प्रेरक लेते हो जैसे कंसंट्रेट H2SO4 लेते हो, आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। यानी जिन चीजों की उपस्थिति होती है, जो टेम्परेचर लिया होता है, जो चीजें ली होती हैं, उसको इसके एरो के ऊपर या नीचे आपको लिखना होता है, तभी जाके आपकी रिएक्शन सही मानी जाएगी। और कई केसेस में अगर आपको ध्यान रहे कि गैस वगैरह निकल रही है तो गैस को आप लोग ऊपर की तरफ एरो से बनता हुआ दिखा सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि अगर कोई रिएक्शन होती है जहां पे क्लोरीन निकली और क्लोरीन गैस की फॉर्म में निकलेगी तो क्लोरीन के आगे आप लोग एरो बना दोगे। हालांकि ये कंपलसरी नहीं है, अगर आपने नहीं बनाया है तब भी रिएक्शन बिल्कुल ठीक है, पूरा का पूरा नंबर आपको वहां पर मिल जाएगा। न्यूमेरिकल कैसे करना है, तो इस तरह से आपको कुछ कॉपी दिखाई देगी और न्यूमेरिकल करने का फॉर्मेट ये होता है, न्यूमेरिकल को आप लोग बीच में करते हुए जाएं और उसका जो लास्ट में आंसर आएगा, जैसे मान लीजिए किसी के अंदर करंट की वैल्यू निकल आई और करंट आपका निकल कर आया है I बराबर 5 एम्पियर, तो देन आप उसको सर्किल कर दोगे या उसके ऊपर एक बॉक्स बना दोगे फाइनल आंसर के ऊपर। तो इस तरीके से बीच में करते हुए जाओगे ताकि आपका जो न्यूमेरिकल है वो ठीक फॉर्मेट के अंदर लगे। और आंसर आने के बाद आपको एक काम और करना पड़ेगा, लास्ट में आपको हिंदी में लिख देना है। कैसे कि इस परिपथ में धारा का मान 5 एम्पियर होगा। क्या होगा? 5 एम्पियर होगा। फिर इसको अंडरलाइन कर देना है। तो इस तरीके से अगर आप लोग लिखते हो तो आपकी कॉपी की प्रेजेंटेशन अच्छी होती है। यानी आपको पहले आंसर लिखना है, आंसर को सर्किल बना देना है, बॉक्स बना देना है, उसके बाद हिंदी में लिखते हुए आना है जो भी उससे पूछा गया होगा क्वेश्चन की लैंग्वेज यूज करके कि इस परिपथ में धारा का मान इतना होगा। अब कॉपी के अंदर आपको आंसर कैसे लिखने हैं वो जरा समझना। तो कॉपी आपकी कुछ इस तरह से दी होती है और ज्यादातर बच्चे कुछ ऐसे लिखना शुरू कर देते हैं कि आंसर नंबर 1 और इस तरीके से करना शुरू कर देते हैं। लेकिन आपको इस तरह से नहीं करना है, क्योंकि यार यहाँ पर अगर आप लोग आंसर नंबर वगैरह लिखते हो ना तो वो एग्जामिनर की नज़र में ज़्यादा नहीं जाता है। अब आप कहोगे कि एग्जामिनर क्या अंधा बंदा है कि उसकी नज़र में कुछ जाता ही नहीं है। नहीं, देखो वो यार सबसे कम एफर्ट यूज़ करता है, बेयर मिनिमम एफर्ट यूज़ करेगा। वो नहीं चाहेगा कि मैं कुछ खोजूँ कॉपी में आपकी, वो चाहता है कि मुझे कॉपी खुद से बताए कि कहां पर आंसर है, क्या की पॉइंट्स हैं, क्या कीवर्ड है, क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो वो आपको प्रेजेंट करनी है। तो आपको आंसर यहां नहीं डालना है, आपको यहां पर लिखना होगा, क्या पूरा लिखना है, बड़ा सा आंसर नंबर 1। अभी आंसर नंबर 1 लिखोगे। अब 1 का मान लीजिए आप लोग खंड कर रहे हो का, तो आप लोगोगे आंसर नंबर 1 का। अगर मान लो फिर आप लोग करोगे खा, तो अगली बार जब आंसर लिखोगे तो उसमें लिखोगे 1 का खा। बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से अपनी कॉपी की प्रेजेंटेशन करनी है। तो एक लाइन में से आप लोग ये लिखोगे आंसर नंबर 1 का खा वगैरह, उसको वहीं पर कर दोगे ऐसे अंडरलाइन। फिर ये वाली जिस लाइन के नीचे अंडरलाइन करोगे उसको आप लोग छोड़ दोगे। आप लोग हिंदी में भी लिख सकते हो कि उत्तर संख्या 1 खा। ठीक है, वो तो मैंने आपको लिख दिया, आप लोग हिंदी में लिख देना उत्तर संख्या 1 खा। ठीक, उसके बाद एक लाइन छोड़ोगे और यहां से अपना आंसर लिखना शुरू करोगे। तो यहां से अपना आंसर लिखना शुरू करते हुए जाओगे और फिर आगे की तरफ चलते हुए जाओगे। हेडिंग्स वगैरह बनाओगे वो इसी के अंदर लेते हुए चलोगे। हेडिंग के नीचे मत लिखना, हेडिंग के ठीक नीचे नहीं लिखते हैं वरना हेडिंग पता नहीं चलती है, ध्यान रखना। जैसे मान लीजिए आपने कोई हेडिंग बनाई, यहां पे मैं लिख देता हूं कि हेडिंग आप बनाते हैं कारण। हमारे निकट दृष्टि दोष कर रहे हैं, दूर दृष्टि दोष कर रहे हैं, आपने लिखा कारण। अब कारण को इस तरीके से लिखोगे तो यहां पर लिखना शुरू करोगे इस जगह पर। ठीक है, अगली लाइन में भी आप लोग यहीं से ही लिखना, इसके ठीक नीचे नहीं लिखते हैं। रीजन ये है कि जैसे आपने इसके नीचे लिख दिया ये हेडिंग पता नहीं चलेगी, हेडिंग उसके अंदर मिक्स हो जाएगी। तो हेडिंग के नीचे आपको नहीं लिखना है। अब कब लिखोगे? तो आप लोग अगर जो तीसरी लाइन होगी ना, एक लाइन, तो इस वाली लाइन से आप लोग यहां पर लिख सकते हो। तो कारण के नीचे यानी हेडिंग के नीचे आपको कम से कम एक लाइन यहां पर छोड़नी पड़ेगी ताकि आपकी जो हेडिंग है वो अच्छे से और दूर से दिखाई दे, समझ में आए, वो मिक्स ना हो। और दूसरा पेन का यूज करके वहां पे उसे अंडरलाइन कर देना। अदरवाइज आप लोग स्केल से भी कर सकते हो, पर स्केल को बार बार जब उठाओगे तो टाइम जाएगा आपका। तो कोशिश करना अगर स्केल से अंडरलाइन कर रहे हो तो सबसे एंड में कर रहे हो, अगर हाथ से करनी है तो तुरंत कर सकते हो। तो इन सभी बातों का आपको ध्यान देना है ताकि आपकी कॉपी की जो प्रेजेंटेशन है बहुत ही अच्छे तरीके से रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक अपनी तैयारी में लगे रहो। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।